दोस्तों बिहार एसएससी के लिए हम लोग जो है एक फिर से न्यू सेट जो कि लेकर आए हैं ईदुतेरिया का। ठीक है। बारीकी से हम लोग जो जैसे कि प्लेटफॉर्म हो गया, उसके बाद ईदुतेरिया हो गया, दोनों बुक को जो हम लोग बारीकी से खत्म करेंगे। ठीक है। एक दिन जो है आपका प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो एक दिन जो है ईदुतेरिया का चलेगा। उसके बाद जो है एक मौखिक टेस्ट जो कि बीच में ऐसा प्रैक्टिस सेट चलेगा जो कि दोनों का क्या होना चाहिए, तो दोनों का रिविजन टेस्ट चलेगा। ठीक है। इस टाइप से जो आपका सही प्रैक्टिस सेट को जो है खत्म किया जाएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न का यानी कि पहला प्रैक्टिस सेट है यूदितेरिया का। तो पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपका कौन सा कथन जो ये सही है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से ऐसा कौन सा कथन है जो कि वो सही है। देखो सही कथन की बात कर रहा कि यह कक्ष ऋण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। ठीक है। यह जो है कक्ष ऋण की दलदली भूमि में क्या होती है, तो लुप्त हो जाती है। ठीक है। और ये लूनी नदी जो है कहाँ पर है, लूनी नदी जो है ये कहाँ पर पड़ता है, ये राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। लूनी नदी जो है ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। इसकी कुल लंबाई की हम बात कर ले तो 450 किलोमीटर। कितना है, 450 किलोमीटर जो है लूनी नदी की लंबाई है। यह नदी कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, जबकि जैसे इसकी मतलब कुछ सहायक नदी भी होती है। ठीक है। जैसे कंडी हो गया, सकड़ी हो गया, जवाई हो गया। इसकी मतलब लूनी नदी की सहायक नदी होती है कंडी, सकड़ी, जवाई। ठीक है। और उसके बाद हम बात कर ले तो बलटोरा के नीचे इसका जल खड़ा होता है। ठीक है। लूनी नदी का जो है बलटोरा के नीचे जो है जल क्या होता है, खड़ा होता है। तो इसका भी याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है ये कौन सा है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है ये कौन सा है। देखो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह होता है। ठीक है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का निकटतम ग्रह होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, यह सबसे चमकीला। ठीक है। यह जो है सबसे चमकीला ग्रह होता है, चमकीला। ठीक है। यह जो है सबसे चमकीला ग्रह होता है। उसके बाद जो ये गर्म ग्रह भी होता है। यह जो है सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह होता है शुक्र। ठीक है। शुक्र जो है सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह होता है। इसे जो है सांझ का तारा हो गया, भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को जो है सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में जो है पूरब दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। इसी कारण से इसे जो है सांझ का तारा हो गया और भोर का तारा भी कहा जाता है। और शुक्र ग्रह के पास जो है इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। इसका जो है कोई उपग्रह जो है नहीं होता है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। और शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है 3 नंबर की विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा जो है ये निम्न में से किस मतलब देश से होकर नहीं गुजरती है। देखो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हम बात कर ले तो ये बोत्सवाना क्या हो जाएगा, बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से जो होकर नहीं गुजरती है। विषुवत रेखा जो है यहाँ से नहीं होती है, कुछ मतलब होकर गुजरती है। और विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है। यह जो है 0 डिग्री अक्षांश को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और यह जो है बोत्सवाना से होकर नहीं गुजरती है। जैसे विषुवत रेखा निम्न देश से होकर गुजरती है, जैसे इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, गेवान हो गया, कांगो हो गया, गणराज्य हो गया। इन सभी देश से होकर गुजरती है, लेकिन ये बोत्सवाना से जो होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है। ऐसा कौन सा चट्टान है जो कि वो अवसादी चट्टान नहीं है। अवसादी चट्टान जो है कौन सा नहीं है। देखो ये डायोराइट। ठीक है। डायोराइट जो है ये अवसादी चट्टान नहीं है। डायोराइट जो है ये अवसादी चट्टान नहीं है, बल्कि ये कौन सी चट्टान है, तो ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है। आग्नेय, ये जो है आग्नेय चट्टान है। डायोराइट जो है यह आग्नेय चट्टान है। और अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान की हम बात करें जैसे प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित जो कि छोटे छोटे चट्टानों होती है, उसी को कहा जाता है क्या, मतलब वो छोटे छोटे होते हैं और उसके बाद कई सालों के बाद वो दब जाते हैं, उसके बाद जो है निकलता है, उसी को कहा जाता है अवसादी चट्टान। जैसे कि हम बात कर लिए बलुआ पत्थर हो गया।
ठीक है, चूना पत्थर हो गया, ये नमक की चट्टान हो गया, ये सभी जो होता है अवसादी चट्टान का उदाहरण होता है। चलिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर की, भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देश कितना है? भारत की समुद्री सीमा से संबद्ध देशों की संख्या जो है ये कितना है? देखो ये टोटल का 7, कितना है ये टोटल का 7 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल का 7। भारत की जलीय सीमा और अथवा समुद्री सीमा से संबद्ध देश जो 7 है, और भारत की जल सीमा की लंबाई यदि पूछ दे एग्जाम में तो ये 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद जल सीमा से लगे देश जैसे कि पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया। फिर से आपको सुनना है कि भारत की समुद्री सीमा से कौन कौन सा देश लगता है, जो कि 7 देश है। तो जिसमें से पहला नंबर में पाकिस्तान, दूसरा नंबर में मालदीव, तीसरा नंबर में श्रीलंका, पांचवा नंबर में बांग्लादेश, और छठा नंबर में जो है म्यांमार आएगा, उसके बाद थाईलैंड और इंडोनेशिया। ठीक है, इस तरीके से जो है 7 देश आएगा। और ऐसा कौन सा देश है जो कि मतलब थल सेना और क्या कहते हैं थल सीमा और जलीय सीमा तीनों से लगता है भारत का, ऐसा कौन सा मतलब देश है जो कि भारत से लगता है? तो ये देखो 3 है, कितने देश है? ये 3 देश है। भारत के पड़ोसी देश में 3 ऐसा भी देश है जिनकी स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा दोनों सीमा जो है भारत से मिलती है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। ठीक है, इसकी सीमा जो है यानी कि जलीय सीमा भी मिलती है और थलीय सीमा भी मिलती है। पूछ देता है एग्जाम में कितने देश की? 3 देश की। कौन कौन सी देश है? जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाई और विचलन का कारण क्या है? विचलन का कारण क्या है? देखो इसका मुख्य कारण होता है, जैसे कि हम बात कर ले तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन होता है। ठीक है, क्या होता है? पृथ्वी का घूर्णन। देखो दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाई और विचलन का कारण जो है पृथ्वी का घूर्णन होता है, क्योंकि पृथ्वी के धरातल या वायु दाब की विषमता क्या कहते हैं विषमताओं के कारण हवा जो होता है ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रभावित होती है, और क्षैतिज रूप से क्या होता है? गतिशील होता है। इसी हवा को मतलब जो है पवन कहा जाता है। और पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति भी होती है, अपकेंद्रीय बल की। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी है? भारत में सबसे मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी झील होती है? देखो मीठे पानी की झील की बात कर रहा है तो बूलर झील। ठीक है, बूलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होती है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में जो है ये स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उसके बाद ये तुलबुल। ठीक है, जैसे कि तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है, बुलर झील पर ही जो है तुलबुल परियोजना भी स्थित है। तुलबुल, ठीक है, तुलबुल परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? ये बुलर झील पर जम्मू कश्मीर में स्थित है तुलबुल परियोजना। ठीक है, तुलबुल परियोजना। जबकि सांभर झील, ये सब जो सांभर झील हो गया, सांभर झील जो ये राजस्थान में, ठीक है राजस्थान में है। याद रखना है आपको कि सांबर झील जो है कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। उसके बाद जैसे खारे पानी की झील हो गया, डल झील हो गया, ये ढल झील हो गया, वेरीनाग झील हो गया, ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के वेरीनाग में ये सब मतलब जो है स्थित है जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न है कि आचार्य विनोबा भावे की भूमिदान आंदोलन की शुरुआत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? कौन जो है एक उससे क्या था? संबंध था। देखो उससे संबंध की बात कर रहा है तो पोचमपल्ली, क्या हो जाएगा? पोचमपल्ली, ऑप्शन नंबर सी पोचमपल्ली। देखो यह जो है वर्ष 1951, ठीक है वर्ष 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली में भूदान आंदोलन की जो है शुरुआत हुआ था। और जो कि आचार्य विनोबा भावे जो ये 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में नलगोंडा जिला में सर्वोदय सम्मेलन में मतलब सिलसिला में आया था। ठीक है, सिलसिला में जो है ये आया था पोचमपल्ली। चलिए
अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर प्रश्न है। मान लो तो ये करंट तो गुजर चुका है, लेकिन यहाँ प्रश्न थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो ये कहाँ हो गया है। यहाँ पर दे दिया गया कि किया जाएगा, लेकिन हो चुका है। ठीक है, ये हो चुका है। बताइए कहाँ पर किया जा चुका है। देखो ये अपना भारत में जो है किया जा चुका है। ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना जाएगा, जिससे भारत लगातार दूसरी बार, ये जो भारत इसमें जो है दूसरी बार जो है प्रतियोगिता का आयोजन कर मतलब किया जा चुका है। और भारत में पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में 13 से लेकर, ठीक है, ये जो चला था 13 से लेकर 29 जनवरी तक चला था। 13 से लेकर 29 जनवरी तक चला था। और 2022 में 15वीं में विश्व कप जो है ये मेजबानी स्पेन और नीदरलैंड संयुक्त राष्ट्र से हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मुद्रा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। मुद्रा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो मुद्रा क्या बोल रहा है, मुद्रा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, तो झूम कृषि क्या हो जाएगा, झूम कृषि जो है ये नहीं होगा, झूम कृषि। ठीक है, देखो झूम कृषि की हम बात कर ले तो मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए फसल चक्र मिश्रित एवं कृषि बहुफसली कृषि जैसे उपाय किए जा सकते हैं। जबकि क्या कहते हैं निर्निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, अंधाधुंध खनन हो गया, उसके बाद ये मृदा अपरदन हो गया, गुणवत्ता हो गया, ये सभी जो है होता है ना, ये सभी जो होता है क्या होता है। ठीक है, ये सभी जो है झूम कृषि की मतलब जो कृषि के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, झूम कृषि। ठीक है, तो ये जो किसको प्रदर्शित करता है, ये अपर्दन गुणवत्ता को जो है प्रदर्शन करता है। अपर्दन, ये अपर्दन गुणवत्ता हो गया, वो क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखो बिहार एसएससी में जो इसी टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और ये सभी जो यूरोतेरिया बुक का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है। देखो ये मुंबई होता है। ठीक है, मुंबई जो होता है ना, मुंबई मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह होता है मुंबई। और बड़े बंदरगाह नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। ठीक है, बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है 13 है। ठीक है, 13 और छोटे छोटे मिलाकर के ये 200 है। और बड़े बंदरगाह जो होता है इसका देखभाल जो है केंद्र सरकार करता है। और ये छोटे छोटे जो होता है छोटा छोटा, इसका जिम्मेदार जो है ये संवर्ती सूची में जो है सौंप दिया गया है। ठीक है, संवर्ती सूची में जो है इसको मतलब सौंप दिया गया है। ठीक है, और ये सभी जो है राज्य सरकार के केंद्र के द्वारा देखभाल होता है बड़े बड़े का। चलिए अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करती है। किससे जो है अपनी सीमा साझा नहीं करती है, ये जो रवांडा से नहीं करती है। ठीक है, रवांडा से। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो कि कौन सी है, विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है ये विक्टोरिया झील होती है। या विश्व की दूसरी सबसे मीठे पानी की झील भी होती है। यह जो है मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील भी होती है विक्टोरिया झील। और इससे होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है। ठीक है, विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है। और इसकी यह विशेष मतलब विश्व की सबसे उष्णकटिबंधीय झील भी होती है। ठीक है, और नील नदी का उद्गम स्थल भी जो है इसी से होता है, अब विक्टोरिया झील से ही होता है। और नील नदी जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी भी होती है। चलिए चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है, 13 नंबर में प्रश्न क्या है कि बिहार के किस जिला को बर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। बर्मी कंपोस्ट का जो है ये जनक माना जाता है, बताइए। देखो ये बेगूसराय जिला को, बिहार में बेगूसराय को बर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक जो कि डॉक्टर आर के सोहाने, ठीक है, डॉक्टर आर के सोहाने पर 2002 में, ठीक है, कब ये 2002 में बर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई जो है बेगूसराय जिला में, ठीक है, बेगूसराय जिला का
मतलब जो एक जगह था जिसको कहा जाता है खोदामपुर, ठीक है, खोदामपुर जो है कहा जाता है। और वर्मी कॉम्पोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार का पहला राज्य है। बिहार का पहला राज्य जो कि बेगूसराय आता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 14 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखो ये पखुई जो है कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है ये पखुई स्थित है। इसे जो है 1999, ठीक है, इसे जो है 1999 99 से लेकर 2000, ठीक है, 99 से लेकर 2000 में जो है इसकी घोषणा मतलब जो है बाघ रिजर्व क्षेत्र की घोषणा किया गया, ठीक है, किया गया। उसके बाद हम यदि ऑप्शन और कहीं कहीं कुछ है जैसे कि ओरांग, ठीक है, ये ओरांग जो है, ये ओरांग की हम बात कर लेते हैं, ये आसाम में स्थित है। देखो सभी को आपको याद रखना, ओरांग जो है कहाँ पर स्थित है, आसाम में है। और ये डम्फा जो है ये मिजोरम में, कहाँ पर है, ये मिजोरम में, डम्फा जो है ये मिजोरम में है। और इंद्रावती, इंद्रावती जो है कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती जो है कहाँ पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के बारे में असत्य कथन जो है क्या है। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन जो है, जैसे जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, बिल्कुल ये असत्य है। देखो यहाँ पर हम बात कर ले तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी, लेकिन ईश्वर की मान्यता जो है यहाँ पर नहीं थी। जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता जो है ये नहीं थी, ऑप्शन नंबर ए जो कि ये नहीं थी, ठीक है, ईश्वर की मान्यता नहीं थी। महावीर स्वामी, देखो महावीर स्वामी जो है इसका पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। और जैन धर्म ने अपनी आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया था। और जैन धर्म को मानने वाला राजा जो है कौन कौन सा था। देखो जैन धर्म को मानने वाला राजा जैसे कि आपको याद रखना है, उदयन हो जाएगा, बंद राजा हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, कलिंग नरेश हो जाएगा, खारवेल राजा हो जाएगा, उसके बाद क्या कहते हैं चट्टेल शासक हो जाएगा। ये सभी जो है जैन धर्म को मानने वाला राजा था, ठीक है, जैन धर्म को मानने वाला राजा था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसी कौन सी सभ्यता है जो कि नगर नियोजन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगर नियोजन को माना जाता है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की प्रमुख दो नगर हैं, हड़प्पा हो गया और एक सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि कहने का मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का दो मतलब क्या था, प्रमुख नगर था, ठीक है। प्रमुख नगर की बात कर ले तो एक हड़प्पा हो जाएगा, एक मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वंश का सबसे मतलब जो शासन जो है सबसे दीर्घकालीन था। किस वंश का शासक जो है सबसे दीर्घकालीन था, बताइए। देखो ये तुगलक वंश का, किसका, ये तुगलक वंश का, ठीक है, तुगलक वंश जो कि कब से कब तक, करने का मतलब जो ये 1320, ठीक है, 1320 से लेकर 1412 तक चला था, ठीक है। और एक गुलाम वंश की हम बात कर ले तो गुलाम वंश जो है 1206, ठीक है, 1206 से लेकर 1290 तक चला था गुलाम वंश का शासक। उसके बाद ये खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश का शासक की हम बात कर ले तो 1290 से लेकर यानी कि 1320 तक चला था, ठीक है, और 1320 से लेकर 1412 तक इसका चला था। और ये लोधी वंश की हम बात कर ले तो लोधी वंश जो है, ये लोधी वंश ये जो है 1451, ठीक है, 1451 से लेकर 1526 तक चला था लोधी वंश का शासक। इसलिए जो है दीर्घकालीन शासक जो ही कहा जाता है ये तुगलक वंश को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश। चलिए अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज्जक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासन काल में किया है। किसके शासन काल में जो है ये किया है, बताइए। देखो ये देवराज द्वितीय के शासन काल में, किसके शासन काल में, देवराज द्वितीय के शासन काल में अब्दुल रज्जक ने भारत में 15वीं, ठीक है, ये जो है 15वीं शताब्दी में यात्रा की थी। यह संगम वंश के महान शासक देवराज द्वितीय के समय विजयनगर
की यात्रा पर आया था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये हरियर एवं बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है किसने किया है? ये हरियर प्रथम हो जाएगा, एक बुक्का था। कौन था? एक बुक्का। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरियर एवं बुक्का ने कब किया था? 1336 में। ठीक है, 1336 में जो है विजयनगर की स्थापना जो है हरियर एवं बुक्का ने किया था। और पुर्तगाली यात्री हुआइट यानी कि बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा में आया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि साजुद्दौला और शाह आलम दो ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर जो है ये कब किया था? साजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर जो है ये कब किया था? देखो, इसकी हस्ताक्षर की हम बात कर लेते हैं, कब किया था? 1765 में किया था। कब किया था? 1765 में। देखो, 12 अगस्त, ठीक है, 12 अगस्त 1765। ठीक है, 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम से साथ, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवान प्राप्त हुई थी। और ये 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला से इलाहाबाद की दूसरी संधि, जिसके तहत अंग्रेजों को अवध में कर मुक्त व्यापार करने और अंग्रेजी अंग्रेजी रेजिडेंट को रखने का सहमति व्यक्त किया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1765 में। चलिए, अगला प्रश्न है कि शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान ने जो है किस राज्य के खिलाफ किया था? शेर शाह ने अपना अंतिम सैन्य जो है अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? किस राज्य के खिलाफ जो है किया था? किस राज्य के खिलाफ जो है किया था? देखो, ये कालिंजर के खिलाफ किया था, ऑप्शन नंबर सी। देखो, 1545 में। कब? 1545 में। ठीक है, 1545 में शेर शाह ने कालिंजर या पर अपना अंतिम सैन्य अभियान जो है किया। यहाँ का शासक किरत सिंह था। कौन था? किरत सिंह। यहाँ का शासक जो है कौन सा? किरत सिंह था। इसकी अभियान में शेर शाह की मृत्यु हुई थी। इसकी अभियान में जो है किसकी मृत्यु हुई थी? शेर शाह की जो है मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, शेर शाह की। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो कि असत्य है? ऐसा कौन सा कथन है जो कि वो बिल्कुल असत्य है? देखो, असत्य की बात कर रहा है तो इनकी रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था, यही असत्य है। देखो, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिएट सरकार की स्थापना की गई। ठीक है, इस सरकार में फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल तथा 4 सदस्यों का प्रधान जो है इसकी अधिनियम के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स, किसको किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स को जो है नियुक्त किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। यहाँ पर होना चाहिए वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कृष्ण मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार था? निम्नलिखित में से कौन जो है कृष्ण मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार था? बताइए। देखो, ये वार्ताकार की हम बात कर ले तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा? कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा। देखो, भारत को तत्काल द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने कैबिनेट मंत्री क्या कहते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सद्भावना मिशन मार्च 1942 में कब? 1942 में भारत भेजा। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद कृष्ण मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए,
अगला प्रश्न है कि कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार की तुरंत पूर्व घटी थी? बताइए, जलियांवाला बाग के बाद में तुरंत घटा था। देखो, ये रॉलेट एक्ट का बनना क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट मतलब जो है ये 1919, ठीक है, ये जो है 1919 में लागू किया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन भी किया था। और ये जलियांवाला बाग की हत्याकांड जो ये 13 अप्रैल, ठीक है, ये जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग जो ये 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार कराया था, ठीक है, जिसमें से असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में एक सांप्रदायिक आवाज यानी कि 1932 में हुई घटना है। और राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आम जनता के चंद से 6 फरवरी 1921 को बिहार में यानी कि विद्यापीठ की स्थापना की, ठीक है, बिहार में विद्यापीठ की स्थापना जो कि महात्मा गांधी 6 अप्रैल 1921 को किया। और इसके पश्चात देशरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया उप कुलपति, ब्रज किशोर प्रसाद हो गया कुलपति, मौलाना अफजुल हक, ये सभी मतलब जो वहां पर नियुक्त था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट का बनना। चलिए, अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय जो है किसे दिया जाता है? आजाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है? ये जो है किसे जो है दिया जाता है? देखो, ये जो है रास बिहारी बोस को, किसको दिया जाएगा? ये जो है रास बिहारी बोस को। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन जो है ये 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 1942 को, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन जो है 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया। परंतु वहां असफल रहा, परंतु वो क्या रहा? असफल रहा, जबकि सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय जो है ये रास बिहारी बोस को दिया जाता है, ठीक है, रास बिहारी बोस को। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्ताव नहीं था? आंदोलन भक्ति का प्रस्ताव मतलब जो है ये नहीं था, बताइए। देखो, ये नागार्जुन जो है ये नहीं था, ठीक है, नागार्जुन ऑप्शन नंबर ए। तुकाराम महाराष्ट्र के यानी कि पंथरकपुर नामक स्थान से संबंधित थे, जबकि विदुल की महान उपासक थे और ये बरकरी संप्रदाय से संबंधित थे और शिवाजी के समकालीन था, ठीक है, शिवाजी के समकालीन था। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर कम करने का फलस्वरूप जो है क्या हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक दर कम करने का फलस्वरूप मतलब जो है क्या होती है, बताइए। देखो, ये बाजार की मतलब जो है ना, बाजार जो होती है, बाजार की तरलता जो है ये बढ़ जाती है। क्या होती है? बाजार की तरलता जो है ये बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजार की तरलता जो है ये बढ़ जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन जो है अनुमोदित करता है? कौन जो है ये अनुमोदित करता है? कौन जो है ये अनुमोदित करता है? देखो, ये कौन करता है? ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है कि बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है? देखो, ये राजस्थान। कौन सा राज्य हो जाएगा? ये राजस्थान। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन जो ये राजस्थान में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार, ठीक है, 2020 से लेकर 21 के अनुसार जो सर्वाधिक उत्पादन जो है ये कितना? ये 3.81 मिलियन, ठीक है, 3.81 मिलियन टन राजस्थान से हुआ है। इसके बाद जो है सर्वाधिक उत्पादन राख जैसे कि उत्तर प्रदेश 1 नंबर में, राजस्थान 2 नंबर में, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में जो ये हरियाणा आ जाएगा, ठीक है, 3 नंबर में हरियाणा। चलिए, अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण जो है किसका उदाहरण है?
देखो ये जो किसका उदाहरण होता है, देखो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया परमाणु या अणुओं का एक भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? ये एक भौतिक परिवर्तन होता है, परमाणु या अणुओं का, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर मतलब जो है कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन जो है किस सिद्धांत पर जो है कार्य करता है? देखो जल विद्युत का उत्पादन जो है ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और क्या कहते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का सिद्धांत ये होता है। कहने का मतलब जो है यहाँ पर जो क्या कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा भी हो जाएगा, और क्या हो जा सकता है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जी तो नहीं होने वाला है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये भी हो जाएगा, नहीं कि दोनों, यानी कि कहने का मतलब ए और बी जो है ये ऑप्शन नंबर में सी में जो दिया गया है ए और बी दोनों, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में के कौन सा मूल भौतिक राशि नहीं है? मूल भौतिक राशि नहीं। देखो वेग, वेग जो है ये मूल भौतिक राशि जो है नहीं है वेग। देखो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशि होता है, ये वेग नहीं होता है। ठीक है, मूल राशियों की मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जिसमें किसी को एक किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबोधित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर की, निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम को पृथक किया जा सकता है? दूध को क्रीम से जो है पृथक किया जा सकता है। देखो ये अपकेंद्री बल के द्वारा, किसके द्वारा जो है किया जा सकता है? तो यह जो है अपकेंद्री बल के द्वारा जो है किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपकेंद्री बल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है, 33 नंबर में प्रश्न क्या है कि भारत में सर्वप्रथम, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर जो है ये लागू किया गया था? किस सिफारिश पर जो है ये लागू किया गया था? देखो किस सिफारिश पर लागू किया गया था, तो यह जो है लक्ष्मीकांत झा समिति पर, ठीक है, लक्ष्मीकांत झा समिति पर जो है इसे लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है? सिगरेट जलाने वाले जो लाइटर होती है उसमें कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है? उसमें जो है कौन सी गैस जो है प्रयुक्त होती है? देखो उसमें जो है ब्यूटेन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन एक उच्च ज्वलनशील, रंगहीन और आसानी से द्रव अवस्था में आ जाने वाली गैस होता है, जिसका उपयोग जो हम लोग सिगरेट लाइट में मतलब करते हैं, सिगरेट लाइटर में। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है ये कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु, देखो ये सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो ये पोटेशियम, कौन सी धातु होती है? तो ये जो है ना पोटेशियम होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोटेशियम। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है, और क्रियाशील के आधार पर दिए गए धातुओं का क्रम पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद सोडियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहला में पोटेशियम आ जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनपायी जो है ये क्या है? सबसे बड़ा स्तनपायी जो है क्या है? सबसे बड़ा स्तनपायी की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा स्तनपायी, देखो ये व्हेल मछली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। इसकी लंबाई जो है लगभग 33 मीटर, कितनी होती है इसकी लंबाई? समझ सकते हैं कितना? 33 मीटर। इसकी लंबाई जो है 33 मीटर से भी अधिक, और वजन जो है इसका कितना होता है? तो 180 मीट्रिक टन होता है। ठीक है, 180 मीट्रिक टन होता है। समझ सकते हैं कितना होता है ये व्हेल मछली का। चलिए अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है। देखो ये क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है, और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित हो गया क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक मतलब क्या होता है, यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्ते को हरे रंग कर देता है।
क्या करता है, ये पत्ता को जो है हरा रंग कर देता है, हरा रंग। चलिए, गाछ वृक्ष का जो पत्ता होता है इसको हरा कर देता है, क्लोरोप्लास्ट। चलिए, उसके बाद की हम बात कर ले अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है ये स्टेपिज की हड्डी होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। ठीक है, कान में छोटी हड्डी होती है, ये कान में पाई जाती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ये फीमर की हड्डी होती है। ठीक है, फीमर की हड्डी होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, ये जो है जांघ में पाई जाती है। फीमर की हड्डी जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये जांघ में जो है पाई जाती है। चलिए, अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन लसिका का कार्य, लसिका का कार्य जो है क्या है, लसिका का कार्य जो है क्या होता है। देखो, लसिका की कार्य की यहाँ पर हम बात कर ले तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। क्या हो जाएगा, सभी जो है यहाँ पर हो जाएगा। देखो, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणु का भक्षण करके रोगों का रोकथाम में सहायक होता है, ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद है कि लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, ये भी सही है। लसिका जो है घाव भरने में सहायक होता है, ये भी सही है। यानी कि सभी का सभी जो इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे मीठी चीनी जो है कौन सी होती है। मीठी चीनी जो है ये कौन सी है, मीठी चीनी, मीठी चीनी। देखो, मीठी चीनी की बात कर रहा है तो फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज हो जाएगा। देखो, सुक्रोज सामान्य चीनी की तुलना में फ्रुक्टोज जो है मतलब जो 1.7, कितना, 1.7 गुणा जो है ये, और उसके बाद ग्लूकोज जो है 0.74। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है 0.74 गुना, और मल्टेज जो है ये 0.45 गुना मीठा होता है। ठीक है, और फ्रुक्टोज जो सबसे अधिक मीठा होता है, फ्रुक्टोज जो है ये सबसे अधिक मीठा होता है। उसके बाद जो ग्लूकोज, मल्टोज, सुक्रोज ये सभी आएगा। ठीक है, सबसे पहले फ्रुक्टोज। चलिए, अगला प्रश्न कि जब हम बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं। जब हम बिजली भुग जो मतलब भुगतान करते हैं तो हम जो किसके लिए भुगतान करते हैं, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। किसके लिए जो है हम लोग भुगतान, जब बिजली बिल को हम लोग जो मतलब भुगतान करते हैं तो किसके लिए करते हैं। देखो, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, उपयोग हुए, यानी कि जितना हम लोग ऊर्जा उपयोग किए उसके लिए ना हम लोग करते हैं। देखो, बिजली का बिल इकाई यानी कि किलोवाट घंटा में जो है मतलब प्रयोग किया जाता है, मतलब इसको जो मापा जाता है। बिजली बिल का इकाई जो है किलोवाट घंटा होता है, जो एक ऊर्जा की इकाई होती है। 1 किलोवाट ऊर्जा की ऊंचाई मतलब होती है किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। इसलिए हम अपने द्वारा खपत की गई विद्युत ऊर्जा की राशि का भुगतान करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं। मादा युग्मक को जो है क्या कहा जाता है। देखो, मादा युग्मक को जो है ये अंडाणु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाणु। लैंगिक जनन में दो विशेष प्रकार की युग्मक कोशिकाएं भाग लेती है, जिसमें विष्णु में नर युग्मक हो जाएगा कोशिका, एक शुक्राणु तथा अंडाशय में बनने वाले मादा युग्मक को कोशिकाओं को अंडाणु, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओभा भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ओभा, अंडाणु को ओभा भी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, यानी कि वर्षा की मात्रा जो है किस पर निर्भर करती है। देखो, ये वायुमंडलीय प्रभाव पर करती है, वायु क्या कहते हैं, वायुमंडलीय नमी पर। ठीक है, वर्षा की मात्रा जो होती है वायुमंडल में नमी पर जो है क्या करती है, निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि यूएनईपी का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। यूएनईपी की मुख्यालय जो है ये कहाँ पर स्थित है, बताइए। यूएनईपी की मुख्यालय जो है ये नैरोबी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नैरोबी में। ठीक है, नैरोबी में, कहाँ पर स्थित है, नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना जो है, इसकी स्थापना जो है कहाँ पर हुआ है, यानी कि यूएनईपी की स्थापना जो है ये 1972 में। कब, ये 1972 में। और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी यानी कि केनिया में अवस्थित है। केनिया, नैरोबी कहाँ पड़ता है, केनिया में पड़ता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान क्या है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई वह कौन सा है, वह जो है कौन सा है। देखो यहाँ सीधा सीधी हम आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि संपन्न प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगाया था। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना जो है ये कहाँ लगाया था। देखो ये सूरत में लगाया था। कहाँ पर? सूरत में। कब लगाया था? 1664 में, ठीक है, कब लगाया था? 1664 में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है। स्थानीय सरकार के कार्यों में जो है ये नहीं आता है, स्थानीय सरकार के कार्यों में जो है नहीं आता है। देखो ये जो है ना क्या कहते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, ये जो है नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। देखो लोक स्वास्थ्य, सफाई, सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं आदि स्थानीय सरकार के कार्यों में सम्मिलित हैं, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधायक धन विधायक है। निम्नलिखित में से कौन जो है निर्धारित करता है कि कोई विधायक जो ये धन विधायक है, कौन करता है। देखो ये जो है कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। वित्तीय आपात जो है कितने समय के लिए जो है लागू किया जाता है। देखो इसका कोई अवधि सीमा नहीं होता है, इसका कोई जो है अवधि सीमा जो है नहीं होता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है और पहले चरण में उद्घोषणा 2 माह तक मतलब जो है परिवर्तन में रहती है, 2 माह तक। उसके बाद इसी सांसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है और अधिक अनिश्चित मतलब काल तक बनी रह सकती है, जबकि जब तक कि मतलब वापस ना लिया जा सके, ठीक है, जब तक कि वापस ना लिया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो मतलब कहने का मतलब कोई अधिकतम अवधि जो है इसका नहीं दिया गया, मतलब कुछ समय तक ही रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि भारत में महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो ये सही नहीं है। कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। देखो कथन सही नहीं, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, ये बिल्कुल असत्य है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि नगर निगम का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है। नगर निगम का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है। देखो ये महापौर होता है। ऑप्शन नंबर सी, महापौर। महापौर या नगर प्रमुख जिसको हम लोग कहते हैं, मगर नगर प्रमुख, नगर निगम, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं, महापौर भी कहते हैं, ठीक है, नगर निगम को ही। देखो उच्चतम अधिकारी होता है और मेयर का मुख्य कार्य निगम के विधायी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करना होता है और नगर निगम आयुक्त नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है, ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में आपको जो है सजाना है, बढ़ते क्रम में सजाना है। देखो नागालैंड बहुत जो है यहाँ पर लंबा हो सकता है, ठीक है। देखो हम यदि आंसर की डायरेक्ट यहाँ पर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जैसे कि 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब नागालैंड हो जाएगा। देखो नागालैंड की स्थापना की हम बात कर ले तो देखो 1 दिसंबर 1963 की, 1963, 1 दिसंबर 1963। देखो यहाँ पर सीधा सीधी हम आंसर की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 और 4 1 5 बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, तो इस तरह से जो आप सजा लीजिएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है ये गरीब है, बताइए। देखो ये 51 पॉइंट का 91%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, ठीक है, बिहार जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 51.91% जनसंख्या क्या है, गरीब है, ठीक है, इतना परसेंट जनसंख्या बिहार में जो है गरीब है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नहीं किया जाता है। देखो ये क्या कहते हैं, विशेषित वीटो का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का जो है नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए, बताइए। देखो ये सांसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमोदन से जो है किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एजरा कप जो है किस खेल से संबंधित है, एजरा कप जो होता है ये किस खेल से संबंधित होता है, एजरा कप जो है किस खेल से संबंधित होता है, एजरा कप। देखो ये पोलो से, किससे संबंधित होता है, ये पोलो से, एजरा कप का संबंध जो है ये पोलो से होता है, किस खेल से होता है, ये पोलो खेल से होता है, एजरा कप का संबंध पोलो खेल से होता है। जबकि होलंकर, ठीक है, होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल से संबंधित होता है। ब्रिज जो है ये किससे, ये जो है ना ब्रिज, ब्रिज जो है ब्रिज होलकर ट्रॉफी से संबंधित है, ठीक है, होलकर ट्रॉफी। और एजरा कप भारत में सालाना कलकत्ता, ठीक है, एजरा पोलो जो होता है, पोलो यानी कि एजरा कप जो होता है, एजरा कप जो है ये सालाना कलकत्ता पोलो क्लब द्वारा आयोजित किया जाता है, कलकत्ता पोलो आयोजित के द्वारा, ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बताइए अगला प्रश्न 57 नंबर की निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है ये कौन था। देखो ये हीरालाल जे कानिया, ठीक है, हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो ये हीरालाल जे कानिया था। जबकि सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है ये वसुदेव मालांकर, ठीक है, वसुदेव मालांकर, ठीक है, वसुदेव मालांकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि पूछते आपसे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो ये कौन था, कि गणेश वसुदेव मालांकर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्या कहते हैं, रिहंद क्या है, रिहंद जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है, देश के किन राज्य को जो है यहाँ पर लाभ मिलता है। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, यूपी और मध्य प्रदेश को जो है यहाँ पर क्या मिलता है, तो ये लाभ मिलता है, ठीक है, लाभ मिलता है। चलिए अगला प्रश्न कि विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में स्थित है, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल जो ये किस देश में स्थित है, हाईवे टनल। देखो ये अपना भारत देश में, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये अपना भारत देश में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल जो है भारत की हिमाचल प्रदेश राज्य में, कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है सबसे लंबी है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है भारत में विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल है। और इसकी लंबाई जो है 9.02 किलोमीटर, ठीक है, 9.02 किलोमीटर है। और इसे अटल अटल टनल नाम भी दिया गया है, ठीक है, अटल टनल नाम। चलिए अगला प्रश्न है कि हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। देखो वहां पर जो है ना नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का, नियोन गैस का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियोन गैस। देखो अगला प्रश्न है कि 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। देखो इस टाइप का यदि आपको प्रश्न कहीं पर मिले ना तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, सी माइनस का ओ, ठीक है, उसके बटा में 100, उसके बाद जो है आपको एफ माइनस का 32
बटे में आपको 180। देखो ये वाला यदि आप याद रखते हैं तो इस टाइप का सभी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जो है ना आपको मान बैठा देना है। डिग्री सेल्सियस जो है ये सी होता है। ठीक है, यदि डिग्री सेल्सियस का मान दिया जाए और आपसे फ़ारेनहाइट का मान पूछ ले तो इस टाइप से इसका मान निकाल लीजिएगा उलट फेर करके। और यदि आपको फ़ारेनहाइट का मान दे दिया जाए और डिग्री सेल्सियस पूछ दे तो इसका मान आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा। यदि आपसे नहीं निकलता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर डायरेक्ट हम बता दें तो इसका सही आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि आप निकालेगा, यदि नहीं निकलता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ है संघाई सहयोग मतलब संघाई सहयोग गठन संगठन सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन जो सदस्य नहीं है। देखो ये यूक्रेन नहीं है। कौन सा नहीं है? यूक्रेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन। चलिए अगला प्रश्न है कि बाल्को बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो है किस देश की सहायता से हुआ है। देखो ये अपना भारत देश की, यहाँ पर जो है क्या बोल रहा है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर बोल रहा है कि बाल्को एल्युमिनियम। ठीक है, देखो बाल्को एल्युमिनियम यदि बोल रहा है तो यहाँ पर सोवियत संघ की सहायता से हुआ है। ठीक है, सोवियत संघ की सहायता से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोवियत संघ की सहायता से जो है इसकी स्थापना हुआ है। कब हुआ है तो ये 1965 में किया। कब हुआ है? 1965 में हुआ है, 1965 में। ठीक है, और इसका प्रमुख केंद्र जैसे कि कोरबा कोयना में। ठीक है, इसका प्रमुख केंद्र जो है बाल्को का कहाँ पर है? ये तो कोरबा हो गया, कोयना में। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया, मतलब जा चुका है, किस देश में जो है किया जा चुका है। देखो ये अपना भारत देश में ही जो है किया जा चुका है। ठीक है, कहाँ पर किया जा चुका है? ये भारत में, अपना भारत में। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को किस भाषा में दिया गया था। किस भाषा में जो है दिया गया था बताइए। देखो ये कोंकणी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोंकणी भाषा में जो इसे दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न कि भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है ये गठन किया था। देखो ये कब किया था? 1779 में। कब किया था? 1779 में किया था। ऑप्शन नंबर डी, 1779 में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1779 में। और यहाँ पर हम बात कर ले इसका अध्यक्ष जो है कौन था। इसका अध्यक्ष की हम बात कर ले तो इसका अध्यक्ष जो विदेश्वरी प्रसाद कौन था? विदेश्वरी विदे विदेश्वरी प्रसाद था। ठीक है, विदेश्वरी प्रसाद इसका मुख्य अध्यक्ष था। चलिए अगला प्रश्न कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना जो है ये किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष जो है किया गया था। देखो ये जो है 1875 में। कब किया गया था? 1875 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को, ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किया था। ठीक है, और 1877 ईस्वी में उन्होंने आर्य समाज का मुख्यालय जो ये मुंबई से लाहौर बनाया था। कब बनाया था? ये 1877 में। देखो इसे भी याद रखना है, 1877 में जो है क्या किया था तो उन्होंने जो है ना आर्य समाज का मुख्यालय जो ये पहले मुंबई था। ठीक है, और ये कहाँ लेकर गया है? ये लाहौर लेकर गया था, लाहौर। प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य समाज का मुख्यालय जो कि मुंबई से बंबई से लाहौर बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो ये 1877 में। ठीक है, किसी भी टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है। ठीक है, बंबई से लाहौर जो कि 1877 में बनाया था इसका मुख्यालय। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है। जायद की फसल जो है कौन सी है? जायद की फसल।
देखो जायद की फसल की हम बात करें, जैसे ककड़ी एवं खीरा, ठीक है, ककड़ी एवं खीरा जो ये जायद फसल होती है। जायद फसलें मुख्य रूप से जैसे कि तरबूज हो गया, ठीक है, तरबूज हो गया, उसके बाद खरबूज हो गया, खीरा हो गया, कपास हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया। ये सभी जो हो ना जायद फसल होता है। जायद रबी और खरीफ के माध्यम से बोई जाने वाली फसल होती है। और फसलों की बुआई जो, इस फसल की बुआई जो है फरवरी फरवरी से मार्च तक होती है, ठीक है, फरवरी से मार्च तक। चलिए, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये राजीव कुमार। कौन है ये? राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार है। चलिए, अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? वृद्धि दर अनुमान है कितना प्रतिशत? देखो ये 3.9%। कितना? 3.9%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 3.9%। तो आज का प्रश्न जो कि हम लोग एरोथेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।